हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। गेट 2023 तक के क्वेश्चंस हमने ईयर वाइज और टॉपिक वाइज किए थे। गेट 2024 के क्वेश्चंस हम ब्रांच वाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय yt is equal to at plus b into e raised to power minus 2t where a and b are real constant determined by initial condition the corresponding differential equation is। ठीक है, तो अब देखो yt को देख के मैं साफ साफ पता चल रहा है कि at प्लस बी ई की पावर माइनस टू टी की रिपीटेड रूट्स हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी बनेगी उसके रिपीटेड रूट्स होंगे माइनस टू। ठीक है, तो ऑप्शन ए में चेक करो। देखो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4d+4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, d+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहीं पे बन गया ना, d इज इक्वल टू माइनस टू, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर b की हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना हो तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, d² + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d जो आएगा +-2 टू जे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी yt इज इक्वल टू a cos 2t प्लस b sin 2t। ठीक है, सी में देखेंगे अगर d² + 3d+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की जो तो वैल्यू आएंगी, फैक्टर बनेंगे d+1 d+2 इक्वल टू 0। d की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -2। ठीक है, तो वाई टी जो बनेगा वो बनेगा a e⁻t प्लस b e⁻²t। ठीक है, d में क्या बनेगा, d² + 5d+6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 एंड 3, d+2 d+3 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -2 -3। तो वाई टी क्या बनेगा, a e⁻²t प्लस b e⁻3t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट रो एक्स वाई जेड टी एंड यू represent the density and velocity respectively at point x y z at time t। assume rho curl rho by curl t is continuous, let v be arbitrary volume। v जो है हमारे पास वॉल्यूम है arbitrary, इस इन स्पेस enclosed by closed surface। s हमारा क्लोज सरफेस है, तो जो वो सरफेस स्पेस को जो एनक्लोज करता है उसकी वॉल्यूम v है। n cap b outward unit normal of s which one of the following equation is r। ठीक है, MSQA। तो वैसे तो एग्जाम में पता चलेगा ही चलेगा, बट हाँ नॉर्मल जहाँ पे भी इज आर ऐसे लिखा होगा, या तो एक ऑप्शन या मल्टीपल होंगे। इज आर इक्वल टू कर्ल रो बाय कर्ल टी प्लस डेल डॉट रो इनटू यू। ठीक है, तो कौन सी इक्वलेंट है, सबसे पहले देखो कि इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ल रो बाय कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट रो यू। ठीक है, अब एक तो मैं दोनों साइड यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। तो पहले मैं वॉल्यूम इंटीग्रल कर सकता हूँ, कर्ल रो बाय कर्ल टी डीवी। ठीक है, वॉल्यूम एनक्लोज बाय सरफेस एस। तो यहाँ पे भी सेम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से सी आ गया। ठीक है, एक तो दूसरा, अगर हमें पता हो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, कि वो क्या कहती है कि अगर किसी भी सरफेस, किसी भी वेक्टर फील्ड मान लो ए मान लो, इसका मुझे सरफेस इंटीग्रल करना है ओवर द क्लोज सरफेस एस। ये किसके इक्वल होएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए
ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। ठीक है, तो क्या इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका डाइवर्जेंस है ना ये, तो रो यू का, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस एस। ठीक है, क्लोज सरफेस इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा बनाया। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने लायक भी नहीं है, मतलब ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर एंड आर थ्री डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है, आर थ्री मतलब एक वेक्टर, ठीक है, जिसमें तीन रियल नंबर है। ठीक है, इसलिए आर थ्री डायमेंशन बता रहे वेक्टर का, थ्री डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर इट रिस्पेक्टिवली वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच सेट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ आर थ्री। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है ना, एन डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो एन वेक्टर उसके बेसिस तब बनेंगे जब वो सारे वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला डज नॉट फॉर्म बेसिस ऑफ आर थ्री, यानी कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर ये तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये बी, ये सी। वेक्टर ए बी सी डज नॉट फॉर्म a basis of R3, so A, B, C linearly dependent। ठीक है, तो इट मीन्स जो भी मैट्रिक्स बनेगी इन तीनों रो वेक्टर से, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं इसका रैंक जो होगा थ्री से कम होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई एक वेक्टर मिनिमम बाकी दो के कॉम्बिनेशन बना हुआ था, रैंक इसका थ्री से कम आएगा, रैंक थ्री से कम आएगा तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट जीरो है। ठीक है, तो मैंने सीधा डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट टू इंटू माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस थ्री, 21 माइनस थ्री प्लस ए माइनस 15 प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू इंटू एट प्लस थ्री इंटू 18 माइनस 14 ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 16 प्लस 54 माइनस 14 ए इक्वल टू जीरो, 17 इज इक्वल टू 14 ए इज इक्वल टू 70/14 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर 5 होगा तो ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, किसी भी दो के कॉम्बिनेशन से तीसरा वेक्टर बन रहा होगा, इट मीन्स का रैंक जो है तीनों वेक्टर का टू थ्री से कम आएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इंटरवल 0 to 1, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई इज। देखो सपोज करो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स और वाई कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली 0 से 1 के बीच में। तो इसका जो पीडीएफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक्स का बना देता हूँ, वाई का वैसा बनेगा, ये एक्स है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में, एक्स हो सकता है, और यहाँ पे आएगा वन, ताकि एरिया वन रहे। ठीक है, अब अगर एक्स और वाई को मैं एक साथ ड्रॉ करूँ, देखो एक्स और वाई 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये एरिया आ गया, एक्स और वाई इस स्क्वायर में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इन्होंने बोला है एक्स जो है ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, तो पहले एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई है, अब एरिया देखो एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या ये वाला एरिया होगा।
ठीक है, सिंपली देख लो ना, ये पॉइंट पुट करके देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x 0.8 है, y 0.2 है, तो ये वाला एरिया हमें चाहिए, मतलब ये हमारा फेवरेबल एरिया है, इस एरिया में x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू y इज इक्वल टू शेडेड एरिया टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया 1 है, ऑब्वियसली आधा ही है ना, हाफ ही है, तो शेडेड एरिया हो गया 1/2, टोटल एरिया हो गया 1, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, 0.5, ठीक है। अब इसको भी देखा जाए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई आइडेंटिकली हैं, और 0 से 1 में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक्स 0 से 1 के बीच में होता, वाई 0 से 3 के बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तब हमें ये बनाना पड़ता। और मान लो, और पूछा भी देखो एक्स ग्रेटर देन वाई है, सिंपल चीज पूछेगी, ये तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, ये वाई ग्रेटर देन एक्स होगा, तो 0.5 ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली हो सकता था, बट हाँ, सॉल्व करके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो सही तो होना ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर देखा जाए पूरे जितने भी हमने क्वेश्चन करेंगे अभी। कंसीडर द अर्थ टू बी परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देन सरफेस एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय 60 डिग्री एन लैटिट्यूड सर्कल दैट कंटेन्स नॉर्थ पोल इन इट्स इंटीरियर। अब देखो इसके लिए ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कि अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन देखने से पहले मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो नहीं होगा, ठीक है। फिर तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी है। अगर हाँ, ये पता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो जो अर्थ है, ये वाली लाइंस जो है, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल। अब इसमें एंगल बने हुए देखो, जो बिल्कुल यहाँ पे इक्वेटर से पास हो रही लाइन, वहां पे तो एंगल 0 डिग्री है। यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, बट ये 10 डिग्री क्या है, नॉर्थ साइड, तो इसको हम लिखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जैसे इसको 10 डिग्री साउथ, तो हमें इस सर्कल की बात पूछी हुई है हमें, तो एक तो पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इन्होंने ये पॉइंट दिया, ये वाला, अब एक कौन से सर्कल पे आता है, 40 डिग्री एन पे, ठीक है। और उससे 30 डिग्री वेस्ट साइड है ना, तो ये देखो, 1 2 3, 30 डिग्री वाली लाइन पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। चलो, हमें बेसिकली चाहिए क्या, अच्छा ये सर्कल पता चल गया, ये सर्कल पता चल गया, और नॉर्थ पोल। अब ये सर्कल दो एरिया को इनक्लोज कर रहा है ना, देखा जाए, एक तो ये वाला एरिया हो गया पूरा, जिसमें साउथ पोल इनक्लोज कर रहा है, एक ये वाला, तो हमें इसका एरिया पूछा है, ये वाला पार्ट अगर देखा जाए, ठीक है। इसको चलो साफ, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया इसके बाद, तो फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, एरिया की बात हो रही है, तो अब इसमें क्या क्या वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट है, इसमें ओनली थीटा वेरी कर रहा है और फाइव वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, किसी भी पॉइंट को हम तीन वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आर, आर यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा यानी ये जो लाइन बनेगी, ये जेड एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही है, और फाई यानी अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, तो इस पॉइंट को नीचे ले आऊं, फिर ये वाला लाइन एक्स एक्सिस का एंगल बनेगा, वो हो गया फाई हमारा, ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो 60 डिग्री एंगल है ना, एंगल हमें इस एक्सिस के थ्रू दिखा रहा है, यानी कि अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको 60 डिग्री एन बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एंगल 60, ठीक है। पर हमें तो, जो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेशन में हम वेरी करते हैं थीटा, वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 से लेके 180 तक ऐसे वेरी करता है, ठीक है। तो अगर ये 60 है यहाँ पे, ठीक है, अब टोटल एंगल तो 90 हो जाएगा, जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन के साथ, तो थीटा हमारा हो गया 30, यानी 0 से 30 वेरी करेगा। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको,
इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं फिर। ठीक है, ये वाला 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब जब हमारा आर कांस्टेंट है तो हमारा जो स्मॉल एरिया होगा वो होगा डीएस, वो किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो जो एरिया हमारा आ गया वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, स्मॉल एरिया डीएस का इंटीग्रेशन, और थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई बाय, अच्छा आर को हम कैपिटल आर के लिख के लिख देते हैं ना, चलो अगले स्टेप लिख देंगे, 0 से लेके 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। ठीक है, और जो हमारा फाई है वो तो पूरा सर्कल है। ठीक है, तो ये पॉइंट पूरा घूम जाएगा, यानी फाई हो जाएगा हमारा 0 से 2 पाई। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू कैपिटल आर, अर्थ का रेडियस, तो 0 से 2 पाई। अब देखो फाई का तो कोई है ही नहीं फंक्शन, तो सीधा हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इतना आइडिया होना चाहिए। तो आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से पाई बाय 3, और डी फाई। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा, 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई बाय 3 की वैल्यू पुट करेंगे -√3/2, सॉरी पाई बाय 6, cos 30 होगा -√3/2, माइनस माइनस प्लस cos 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर 2 - √3, ऑप्शन ए। ठीक है, अब बस ये पता होना चाहिए, अगर ये पता हो तो फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पता हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को फंस सकते हो, और प्लस ये ऐसी चीज़ है कि गेट के लिए तो नहीं पढ़ोगे ना, गेट के लिए हम कहीं भी मुश्किल है, अगर किसी को पहले का याद है तो ठीक है, बट जब आप अदर एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हो, जीएस वगैरह पढ़ रहे हो, तब हो सकता है कहीं पढ़ लो। ठीक है, बट हाँ, गेट के लिए जो तैयारी कर रहा हो उसके लिए तो काफ़ी टफ रहेगा कि हाँ ये याद हो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर जेड-2, एंड सी इज द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद मोड जेड इज इक्वल टू 3, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, ठीक है, एफ जेड डी जेड, ठीक है, ओवर द दिस सर्कल। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके पोल्स क्या है हमारे पास, 0 0 एंड 2 है ना, रिपीटेड है, तो दोनों पोल जो हैं इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 0 निकालेंगे, अब देखो रिपीटेड पोल है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, लिमिट जेड अप्रोच टू 0, कहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर एफ जेड। ठीक है, तो लिमिट जेड अप्रोच टू 0, जेड स्क्वायर इंटू एफ जेड, यानी इसको हटा के डिफरेंशिएशन, चलो इसको भी लिख ही देते हैं अब, ये किसके इक्वल आ गया,
z-2 का होल स्क्वायर, z-2 साइन का इंटीग्रेशन cos पाई z इंटू पाई, ठीक है, माइनस साइन पाई जेड बाहर रखा, z-2 का डिफरेंशिएशन 1 ही आ गया, ठीक है। अब हम z को जीरो पुट कर देते सीधा, z को जीरो पुट करेंगे तो -2 कॉस 0 1, पाई का पाई आ गया, माइनस साइन 0 0, नीचे क्या आएगा, -0 - 2 का स्क्वायर 4, तो जाएगा -2 पाई/4 यानी कि -पाई/2, ठीक है। और हमें रेसिड्यू अब चाहिए z = 2 पे, ये तो सिंपल है, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, z-2 इंटू f(z), ठीक है। तो लिमिट z अप्रोचेस टू साइन पाई जेड बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 2 पाई डिवाइड बाय 4, साइन 2 पाई होता है 0, ठीक है। तो बेसिकली z = 0 पर रेसिड्यू आ गया -पाई/2, z = 2 पर रेसिड्यू आ गया 0, तो एरिया जो आएगा, सो इंटीग्रेशन जो आएगा हमारे पास f(z) dz, ठीक है, = 2 पाई j इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है, जो भी पोल इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों पोल अंदर आ रहे हैं तो सम इन दोनों का -पाई/2 ही होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -पाई² j, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f1 f2 f3 बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सपोज फॉर एवरी गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इन द स्पेस द लाइन इंटीग्रल f1 dx plus f2 dy plus f3 dz evaluates to the same value along any path c स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेम वैल्यू अलोंग एनी पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है, MSQ है, तो इट मीन्स जो एफ, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, सपोज करो कि एफ मेरा एक वेक्टर है, f1i प्लस f2j प्लस f2k, ठीक है, इसका मुझे लाइन इंटीग्रल करना है अलोंग DL, ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, dxi प्लस dyj प्लस dzk, ठीक है। तो बेसिकली f.dl, ठीक है। अब ये क्या है, सेम है अलोंग एनी पाथ, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स जो f1 है हमारी कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, जो f1 है कंजर्वेटिव, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन सही आता है वो आता है ऑप्शन ए, क्योंकि ये बोला कि फॉर एवरी क्लोज पाथ टाउ वी हैव क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ f1 dx f.dl बेसिकली इज 0, ठीक है, क्योंकि अगर जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, ठीक है, तो वहां पे हमेशा 0 आएगा कंजर्वेटिव फील्ड केस में, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन f सच दैट f1 इज इक्वल टू कर्ल f बाय कर्ल x, f2 इज इक्वल टू कर्ल f बाय कर्ल y, f3 इज इक्वल टू कर्ल f बाय कर्ल z, हाँ। तो ये अगर कंजर्वेटिव तभी होगी अगर जो मेरा f वेक्टर फील्ड होगा, वेक्टर फंक्शन होगा, वो किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका ग्रेडियंट से एफ आया है, तब जाके f.dl, जो भी आंसर आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो f कोई स्केलर फंक्शन है, तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो आएगा कर्ल f बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल f बाय कर्ल y जे कैप प्लस कर्ल f बाय कर्ल z के कैप, ठीक है। और मेरा f किसके इक्वल था, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैच करेंगे तो f1 किसके इक्वल आएगा, कर्ल f बाय कर्ल x
कर्ल एफ बाय कर्ल वाई F2, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड F3। ठीक है, तो ऑप्शन बी। बेसिकली अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव दे दिया है तो ऑब्वियसली कोई ऐसा एक फंक्शन एफ है जो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, बी जरूरी नहीं है, ये हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे। सपोज करो जैसे इसका एक एग्जांपल लेना, एफ लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आप एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, 2xi कैप, 2yj कैप, 2zk कैप। ठीक है, तब आप इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ 2, इसका वाई के साथ 2, इसका जेड के साथ 3, 6 आ गया, इज इक्वल टू 0 है, बट ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, और ये जो भी लाइन इंटीग्रल करोगे पाथ इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन है कर्ल F3 बाय कर्ल वाई। ठीक है, अगर हमें पता है कि यहाँ से हम पहुँच गए, ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखो, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल F3 बाय कर्ल वाई, यानी कि इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन, तो क्या ये आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर एफ बाय जेड के साथ ऑलरेडी था तो वाई के साथ भी आ गया, इज इक्वल टू कर्ल F2, F2 क्या है, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई है, फिर दोबारा जेड के साथ कर लिया, तो सेम ही है। ठीक है, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता इसमें, तो ये चीज़ सही है। सिमिलरली कर्ल F1 बाय कर्ल जेड, यानी कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड, और कर्ल F3 बाय कर्ल एक्स, तो कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड कर्ल एक्स। ठीक है, तो ये भी सेम है। सिमिलरली कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स, यानी कर्ल एफ बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीका हो गया चेक करने का कि अगर कोई फील्ड हमें दी है कि क्या वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, मतलब क्या वो किसी स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट्स बनी है, तो ये एक तरीका हो गया चेक करने का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए बी एंड डी। ठीक है, और अगर देखा जाए ये भी, अगर आपको ये कंसेप्ट आता हो, ठीक है, तो ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की। ठीक है, और ऑप्शन बी में भी अगर हमें पता है कि हाँ जो कैपिटल एफ है वो किसी स्मॉल एफ का ग्रेडियंट है, तो वहां से हमें पता चल गया। ठीक है, और ये कंडीशन तो फिर है ही। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये सिर्फ कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंसीडर द मैट्रिक्स 1 K 2 1 वेयर K इज ए पॉजिटिव रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज आर आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर क्या है, ए मैट्रिक्स के लिए एक्स आइगन वेक्टर है, वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा एक्स, यानी वही सेम वेक्टर किसी स्केलर का मल्टीपल आ जाएगा, यानी कि लैम्डा जो कि है आइगन वैल्यू। ठीक है, तो हम सीधा इसको ट्राई कर सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो कि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, 1 K 2 1। ठीक है, इंटू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, 1 K 2 1, 1 - √2/K इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 1 - K इंटू √2/K, तो ये अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा ना, के ऊपर है ये नीचे है, तो एक अंडर रूट में अंदर जाके के स्क्वायर जो कट जाएगा, फिर 2 - √2/K। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर ये आइगन वेक्टर है तो ये जो मेरे पास वेक्टर आएगा इसका ही मल्टीपल आ जाएगा ना, यानी कि, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कॉमन निकाल लूँ कि बाद में 1 और -2/√K ही बचे। ठीक है, तो मैं यही कॉमन निकाल, अच्छा, तो √2/K कॉमन निकालते हैं नीचे से, नीचे वाले उससे। ठीक है, वो भी माइनस का, तो इसको तो मैं ऐसे पढ़ा रहने देता हूँ, 1 - √2K। अगर मैं -√2/K कॉमन निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ बचनी चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो टू था, पहले तो माइनस कॉमन निकाला, देखो तो माइनस आ गया, ठीक है। टू में से अंडर रूट कॉमन निकाला, अंडर रूट टू बचा, और अंडर रूट के नीचे आया तो ऊपर एक अंडर रूट टू आएगा, ठीक है। तो मल्ट चेक कर लो, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये के से ये के कैंसिल, रूट टू टू बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे मैंने पूरा यही निकाल लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस वन, ठीक है। तो अब देखो सही है ये चीज़। अगर मैं ऊपर नीचे से वन माइनस अंडर रूट टू के कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास ऊपर बचेगा वन, नीचे बनेगा माइनस अंडर रूट टू बाई के। तो सही है, ठीक है, ऐसी फॉर्म में आ गया ना। तो वही वेक्टर मुझे दोबारा मिल गया, इसका मल्टीपल, तो यानी ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, ये आइगन वेक्टर है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, माइनस प्लस का फर्क है, तो इसमें भी अगर देखा जाए, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, आई थिंक यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चेक करते हैं, देखो वन के, अब देखो अगर एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हवा में कर देना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ बहुत आसान लग रहा है, बट यही चीज़ आप पेपर में करोगे, क्योंकि अंडर रूट है, क्या कॉमन निकालना है, क्या निकालना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो रहा होगा पेपर में ये, ठीक है। कि टू बाई के यहाँ पे बनेगा वन प्लस अंडर रूट टू के, ठीक है। बट हाँ, आप फर्स्ट एक बार जो कर लिया, आप इसकी हेल्प तो दूसरे में ले सकते हो ना, ठीक है। तो तब कम दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन प्लस अंडर रूट टू के, यहाँ पे आप अंडर रूट टू बाई के कॉमन निकालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है दिया हुआ है, और यहाँ पे वही अंडर रूट टू के बचेगा, प्लस वन बचेगा, ठीक है, सेम चीज़। तो वन प्लस अंडर रूट टू के, वन अंडर रूट टू बाई के, ठीक है। सेम वेक्टर मुझे मिल गया, इसका मल्टीपल, तो ये आइगन वैल्यूज होगी अगर देखा जाए, ये दोनों। अगर मैं बोलूँ, ये भी और ये भी, ठीक है, ये दो आइगन वैल्यू होगी, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। तो बस दो ही आइगन वेक्टर होंगे इसके। और अच्छा, अब देखा जाए आइगन वेक्टर ये भी हो सकता है ना, मान लो अगर आइगन वेक्टर वन वन है, तो टू टू भी होगा। तो हम बस ये चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल ना हो, ठीक है। अब ये इसका मल्टीपल तो नहीं दिख रहा, कि अगर मैं ऊपर नीचे अंडर रूट टू के से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ तो अंडर रूट टू के आ जाएगा, यहाँ वन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सी तो नहीं होगा फिर भी। बट अगर हमें इस तरीके से चेक करना हो, फिर कैसे करेंगे, कि वन के टू वन, ठीक है, अंडर रूट टू के वन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टू के प्लस के टू रूट टू के प्लस वन, ठीक है। अगर ये आइगन वेक्टर हुआ, यानी कि यही किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके आना चाहिए, तो नीचे जो चीज़ है सेम, इसका मल्टीपल होना चाहिए अंडर रूट टू के का। तो ऊपर मैं अगर अंडर रूट टू के कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट टू के, अंडर रूट के बाई टू। देखो ये नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, देखो कि अगर ये हम कॉमन निकाल लें, ताकि ये वेक्टर इसका मल्टीपल बने, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा था, कि यहाँ पे इसका मल्टीपल बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ठीक है, ए और बी आएगा। इसको आई थिंक ये सही तरीका है, अगर आइगन वैल्यू निकालने के भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट चलो पेपर में ना ही अभी तो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इसी क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।